हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोज मैं आप लोग तक शेयर कर सकूं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस रचना से स्पष्ट होती है। तो पौधे एवं पशु कोशिकाओं में इसमें से किस रचना से स्पष्ट होता है। ऑप्शन है न्यूक्लियाई, नाभिक, एंजाइम, सेल वॉल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी, सेल वॉल। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है। यह भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह बड़ा पारगम्य होती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बैक्टीरियम सेल डिवाइड्स इन एवरी 15 मिनट हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड इन 2 आवर्स। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे। ऑप्शन है 16, 8, 64, 256 या फिर नन ऑफ द एबव। तो जीवाणु कोशिका 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है तो 120 मिनट में जीवाणु कोशिका से 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन किडनी सेल इज। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा 1 पेयर। मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 86 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको जो है लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में ये XY तथा महिला में XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी भी मानव की कोशिका में, जैसे उदाहरण गुर्दे की कोशिका कि एक जोड़ी XY अथवा दूसरी जोड़ी XX गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन ऑन क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। ऑप्शन है स्पाइरल मैनर, चक्रीय, डिफ्यूज मैनर, विस्तृत, लीनियर मैनर, रैखिक, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी, लीनियर मैनर। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीन का वह कौन सा रूप है जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है, उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा एलील। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको गौर से देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है एलील कहलाता है। तो डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो mRNA का यहाँ पे जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि mRNA का जो है विस्तारित रूप क्या है।
तो ऑप्शन है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का जो है विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कर लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार है। ऑप्शन है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृका कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृका कोशिका जो है कैसी होती है, तो ऑप्शन है अगुणित हैप्लॉइड, द्विगुणित डिप्लॉइड, त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृका कोशिका जो है वो द्विगुणित है और बीजाणु जो है अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती है। ये वो पौधे जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में जो है छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हेपिडोकोएप्सिडा यानी कि लीवरवॉर्ड, एंथ्रोसेटोप्सिडा हॉर्नवॉर्ड तथा ब्रायोप्सिडा यानी कि मॉसेस। ये तीनों जो है आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं ब्रायोफाइट के कितने वर्गों में विभाजित किया गया, उसका नाम दे दिया किसमें से कौन सा जो है ब्रायोफाइट नहीं है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका जो है नाम याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये टीडीटी में भी काम आ सकते हैं, पीजीटी में भी काम आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग एकदम VVI करके नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका इसमें से किसका उपयोग करती है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा के लिए जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है, इसका स्वाद जो है मीठा होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग बताइए, तो क्या हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ऑप्शन है क्रोमोजोम, आरएनए, जीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह है जीन। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं, जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग और आंख का रंग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन stored in liver and muscles of human body is in form of। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप कैसा होता है। ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, प्रोटीन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन का रूप कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा ए पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज के कई अणुओं का आपस में जुड़ने से बनता है। ये जानवरों, कवक एवं बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन।
श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है सत्य पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए सत्य है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एडीपी। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ये गलत है, क्योंकि एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ नॉट एडीपी, एटीपी। एटीपी में जो है इसकी ऊर्जा जो है भंडारित होती है, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड एट ऑल। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती, ये भी गलत है। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं, ऊर्जा हमेशा स्रावित होती है। नेक्स्ट है एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये अभी मैंने बताया, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ये सही लग रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम विच इज मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ इज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, कौन सा एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? तो ऑप्शन है पेप्सिन, पर ऑक्सीडेज, एमाइलेज, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ऐसी कौन सी एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ, हमारे मतलब भोजन के साथ क्या मिलता है? तो हमारे मुंह में जो भोजन खाते हैं तो जो लार जो निकलता है ना, वो भोजन के साथ मिलता है। तो वो कौन सा एंजाइम है? तो आंसर हो जाएगा सी, एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमिन, कोबालामिन, नियासिन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन, साइको कोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। ये भी बेसिक स्कूल टीचर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ विटामिन का नाम याद कर लीजिए आप लोग, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम में जो सीधे सीधे पूछा जाता है। तो विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन BC है और वसा में घुलनशील ADE। वसा मतलब फैट में। ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा, जल में BC, वसा में ADE। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 को थायमिन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C को स्कॉर्बिकॉम। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्लोरिन। इसमें ये जो है इंपॉर्टेंट विटामिन का नाम है। आप लोग ये विटामिन जो है याद कर लीजिएगा, ताकि जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टर्म हेरिडिटी चिफली रेफर्स टू। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है शरीर रचना, एनाटोमी, मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो आनुवंशिकता शब्द जो है किसे संदर्भित करता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सी आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, जिस कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने क्या? मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेनेटिक्स आनुवंशिकी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविक, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ए जेनेटिक्स। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचित होने वाले मौलिक गुण आनुवंशिक गुण कहलाते हैं और आनुवंशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, रोजाल्ड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिकम्स, लिनस पॉलिन, ग्रेगर मेंडल। तो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। 25 अप्रैल 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया था। इन्होंने मानव जीवन जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विलिकम्स के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी जीन मानचित्र। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूपांतरण, आनुवांशिकता, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी आनुवांशिकता। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हेरिडिटी कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवांशिकी का जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आप उन्हें लिख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम इकिनोडर्मेटा? संघ इकिनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? यहाँ पे जो है ट्रू पूछा जा रहा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव शिलोमिक कैविटी, यह निस्तरीय है और इन्हें सिलोमिक गुहा होती है। दे हैव ए पेक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरिन एनिमल्स, यह विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु है। मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा इसका डी मोर देन ऑफ वन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें जो है सभी सही है। संघ इकिनोडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल, नालवत या तार सदृश त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रवस्था में द्विपार्श्विक सममित परंतु व्यक्त में पंचतई अड़ीय हो जाती है। वास्तविक देह गुहा रोमावी पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी, जिनसे कि 3 विशिष्ट तत्व बनते हैं, जल संवहनी, हीमल तथा पेरिहीमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कॉन्सर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो यह ऑप्शन देखते हैं। प्लांट टेक्सोनोमी, पादप वर्गीकी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, प्लांट साइकोलॉजी पादप कार्य की, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी प्लांट साइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्यों में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्य के जनक क्लाउडे बर्नार्ड है। ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पादप
कार्यकी के जनक किसे कहते हैं? तो क्लाउड बार्नard। कुछ छोटी छोटी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है दिया हुआ है, वो नोट जो है कुछ छोटे छोटे अपना नोट खुद से आप लोग जो है यहाँ पे देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज या आर, मृत जीवों के अपघटक है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो मृत जीवों के अपघटक इसमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्योंकि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं, डीकम्पोजर्स यानी कि अपघटक कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। ये सभी जो है अपघटक का उदाहरण है, अतः विकल्प जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन algae एंड फंगी इन लाइकेंस इज कॉल्ड एज। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। ऑप्शन है कॉमेंसैलिज्म सहभोजिता, प्रोटो कोऑपरेशन आदि सहयोग, म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। द रिलेशनशिप बिटवीन algae एंड फंगी इन लाइकेंस इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है? ए सहभोजिता, कॉमेंसैलिज्म। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक के बीच की पारिस्थितिकी सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते हैं। कवक शैवाल का सुरक्षा प्रदान करके तथा जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन डैश। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन है ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ईस्ट जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा ए ईस्ट में। मुकुलन यानी कि बडिंग एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे बड कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट मेक ए प्लांट ए हाइड्रोफाइट। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, यांत्रिक ऊतक का अभाव, एब्सेंस ऑफ एरेनकाइमा, वायुतक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, वायुतक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन से लक्षण जो है किसी पादप को जलोदभिद बनाता है? आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्योंकि यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायुतक यानी कि एरेनकाइमा की उपस्थिति किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति जलोदभिद पौधों को जल में तैरने और विकसित होने में मदद करती है। एरेनकाइमा की उपस्थिति जलोदभिद पौधों में निम्नलिखित कार्य करती है: जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद, जल में पोषण और शोषण में मदद करती है। अतः एरेनकाइमा की उपस्थिति जलोदभिद पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित होने में मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोदभिद नहीं बनाती, बल्कि यह एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रहने में मदद करती है। पेड़, झाड़ियाँ, घास एवं फूलदार पौधों में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनियस क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसमें से जो है कौन सा फलीदार फसल है? ऑप्शन है पल्स, दलहन, ज्वार, मिलेट, बाजरा, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा जो है फलीदार फसल है? आंसर हो जाएगा ए, पल्स, दलहन। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में पूछे गए थे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो और भी मैं साइंस का जो है बायोलॉजी का और भी प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर, चैनल पर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं ला सकूँ आप लोग तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।